नमस्ते साथियों, मेरा नाम प्रशांत परमार और आज से हम एनसीईआरटी के सेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि सभी एनसीईआरटीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10th क्लास के एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सोशल साइंस की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। आज सोशल साइंस में ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आज हम उसको क्लियर करेंगे पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। जैसा कि हमने देखा, यहाँ हमने चैप्टर का नाम लिखा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं रिसोर्स क्या है और फिर उनका डेवलपमेंट देखेंगे और फिर रिसोर्स की प्लानिंग देखेंगे हमारे इंडिया में। और फिर इस चैप्टर का एक मेन पार्ट होगा लैंड रिसोर्स के फॉर्म में, जो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये रिसोर्स के बारे में। तो आप इतना सोचो कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीजें अवेलेबल हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे नीड्स को फुलफिल करती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन या भागीदारी निभाती हैं, उन सभी चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो बेसिकली क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, हमारे लिए यूजफुल हो और हमारी बेसिक नीड्स को क्लियर करती हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या वैल्यू एडिशन हो उन प्रोसेस में, उन सभी चीजों को हम रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे सबसे पहले कि रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और एक होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बेसिकली नेचर से प्राप्त होने वाले ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको सीधा हम देखो, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं, हम उन रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल समझो, आप एग्जांपल देखें तो सोइल हो गया, वाटर हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। ये सारे रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से, इसलिए हमने इनको कैटेगराइज किया है नेचुरल रिसोर्सेज में। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है, हम उनको इंक्लूड करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। जैसे इसमें एक आएगा इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया एंड इंस्टीट्यूशनल। दूसरा इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इनमें वो रिसोर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल तरीके से अपने यूज के लिए या फिर अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए या तो स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन में उनको डेवलप किया है, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी उनके लेवल या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करेगी। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसमें हमने एग्जांपल देखा सोइल हो गया, वाटर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। हम इनको टू टाइप्स में कैटेगरी करेंगे। एक होते हैं रिन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। बेसिकली इतना समझो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिनको यूज करने की कैपेबिलिटी या उनकी अपनी क्षमता लॉन्ग लास्टिंग होती है या फिर उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी और अधिक होती है। तो ऐसे रिसोर्स को हम कंप्यूट करेंगे रिन्यूएबल में। बेसिकली इसमें लिखेंगे हम जिनको यूज कर सकते हैं हम काफी बार, तो यूज ऑफ मैनी टाइम्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक या दो बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं या फिर यूज करने लायक नहीं रहते हैं, उन रिसोर्सेज को हम इंक्लूड करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अगर इनको हम क्लासिफाइड करेंगे तो ये भी हमें टू टाइप्स के मिलेंगे, एक मिलेंगे रिसाइकिल एंड एक मिलेंगे नॉन रिसाइकिल। रिसाइकिल रिसोर्सेज वो होंगे जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं बार बार। देखो जैसे कि इसमें आएगा मेटल,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है, हमने उसको किसी एक स्ट्रक्चर में या उसको एक शेप में ढालकर कई टाइम तक यूज किया, उसके बाद में हमने उसको एक मेल्टिंग पॉइंट तक गलाकर वापस से न्यू स्ट्रक्चर में या फिर न्यू शेप में बनाकर फिर से हमने उसको यूज किया। तो हम आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम बार बार गलाकर या लंबे टाइम तक उनको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं रिसाइकल में, और बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। अब एक बात नोटिस करो कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं उसके बाद में यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लकड़ियां हो गई, जिनको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। एक मेन हो गया कोयला आपका, जिनको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद में ये पुनः यूज करने के लायक नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं या इनका फूटते समाप्त हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम इंक्लूड करेंगे नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज में। बेसिकली ये कैटेगरी किसकी है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो इसमें आएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम एटसेट्रा। अब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ लिखते हैं। इसमें इनका कैटेगरी में इसकी एक अच्छी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक क्या था? यूज ऑफ मेनी टाइम्स, और सबसे अच्छी चीज इसमें एक कैटेगरी और आती है बायोलॉजिकल। इसके अंदर एक आएगा फॉरेस्ट, जिससे हमें मिल जाएगा टिम्बर वुड, फॉरेस्ट हो गया, टिम्बर वुड। टिम्बर वुड बेसिकली इमारती लकड़ियां होती हैं जिनको हम बार बार रिफर्निश कर फर्नीचर में या फिर अपने रिफर्निश होम में ऑफिस फर्नीचर आदि चीजें क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें मिलेंगी हमें फॉरेस्ट से। तो बेसिकली इतना ही था रिसोर्स के अंदर जो हमें मोटा मोटा समझना था। एक नेचुरल रिसोर्सेज था जिसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको हम कई बार यूज कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्स के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और ये वाला जो फंडा है क्लियर होता है। जैसे कि आप देखो, सोलर एनर्जी, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे मेन विंड एनर्जी जिसे हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो ये बेसिकली एग्जांपल थे रिन्यूएबल के जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पॉल्यूशन बहुत कम फैलाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ इधर थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक या दो बार यूज कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी थी रिसाइकिल, जैसे कि मेटल में हो गया गोल्ड आपका, सिल्वर एंड आयरन, जिनको हम कई बार गलाकर या पिघलाकर नए नए शेप में यूज कर सकते हैं बार बार। इसमें एक कैटेगरी थी नॉन रिसाइकल जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। फिर था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो मैटर है या मूल पदार्थ है जो हमने सीधा एनवायरनमेंट से लिया, अपने आर्टिफिशियल या अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने हिसाब से स्ट्रक्चर है की मदद से हमने उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी को मैनेज करते हुए अपने लिए बनाया। इसका एग्जांपल है पेन, पेपर, कंप्यूटर हो गया। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने अपने जरूरत को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है। इसमें एक वाइल्ड लाइफ छूटा हुआ है। बेसिकली फार्मास्यूटिकल एरियाज में जितने भी मेडिसिन होते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं वो सब हमारे आते हैं वाइल्ड लाइफ से। तो बेसिकली इतना ही था, बाकी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग इसी चैप्टर की जिसमें है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब
थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे हमें संसाधनों का विकास कैसे करना है या फिर उनका विकास कैसे होगा, उनका यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें नहीं जाननी है, बल्कि हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में ये जानना है कि अगर हम किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन समाज के सही लोगों तक हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका विकास करने वाले कौन लोग हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है और उनका सोसाइटी तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। मान के आपने अपनी सोसाइटी में या फिर हमारे स्टेट्स में या कंट्री में हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ बड़ी कंपनियां हैं या कुछ उद्योगपति हैं जो कई सारे रिसोर्सेज को कैप्चर करके रखे हैं। कोई एक बड़ी कंपनी ने कोल के सारे रिजर्व्स को कैप्चर करके रखा है, कोई किसी और कंपनी ने क्रूड ऑयल को कैप्चर करके रखा है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को देखना है कि कौन कौन से बड़े संसाधन हैं जो एक समाज के किसी अन्य कंपनियों के पास में है और कौन सा समाज जो है जो संसाधन विहीन है। बेसिकली ऐसा हो रहा है कि कुछ चिन्हित कंपनियां हैं जिनके पास में देश के बड़े बड़े रिसोर्सेज के रिजर्व में, और देश के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज की बेसिक चीजें भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। तो जो अमीरी और गरीबी का जो गैप हो रहा है, बेसिकली हमें उस चीज को खत्म करना है और अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी लाभ ले पाए, दूसरा उसका जो प्रॉफिट है वो समाज के अन्य लोगों तक या फिर बोले तो अंत्योदय तक, जो हमारी गवर्नमेंट अभी प्रोग्राम चला रही है वहाँ के समाज के आखिरी लोग तक उस रिसोर्स का डेवलपमेंट और उससे होने वाला प्रॉफिट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो हमें रिसोर्स की प्लानिंग कुछ इस प्रकार करनी है। तो रिसोर्स की प्लानिंग किस तरीके से होगी, इसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पर समिट हुई 1992 में, जिसे शायद से आप लोगों ने पहले सुना होगा और नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है ब्राजील, जिसका कैपिटल है रियो डी जेनेरियो, जहां पर अर्थ का सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ऊपर समिट हुआ, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो 1992 अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। बेसिकली इसमें हम लोग दो चीजें मेन लेके आए थे। हमने या फिर हमारी सोसाइटी ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किन्हीं कंपनियों के पास में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कैप्चर कर रखे हैं। सोसाइटी के कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में एक प्रोग्राम लेके आए, जिसका एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा मेन जो केंद्र था उसका वो था एजेंडा 21। सबसे पहले हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस प्रकार विकसित करना है कि उसका जो ह्रास है या उसका जो दुष्प्रभाव है हमारे पर्यावरण पर ना पड़े और सामाजिक आर्थिक रूप से हमारे समाज पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। हमारी पीढ़ी भी उस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उस रिसोर्स को रिजर्व करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि कई सारे रिसोर्सेस हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, हमने अपने लालच के लिए फिलहाल ही यूज कर लिया, आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज खत्म हो गई या फिर उसका वो बेहतर यूटिलाइजेशन ना कर सके। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी है कि जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास रिजर्व हैं उनको हम इस प्रकार से यूज करें जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे और क्लाइमेट पे कोई भी नुकसान ना पड़े, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिजर्व रहें और उसका अच्छे से हम इष्टतम उपयोग बोले या फिर एंड से एंड प्रोडक्ट तक उसका हम भी यूज कर पाए। अब हम आते हैं एजेंडा 21 पे। एजेंडा 21 बेसिकली रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 का ही हिस्सा था।
इसमें बेसिकली क्या हुआ, 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस पर सहमति बनाई और एजेंडा 21 हर देश को या इस समिट में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को निर्देश दिया गया। बेसिकली ये बाध्यकारी तो नहीं था, बट एक कार्यसूची के रूप में शामिल था ये, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जितने भी कार्यसूची है उनको सभी कंट्रीज में या जो भी राष्ट्राध्यक्ष में शामिल हुए थे वो अपने अपने देशों में एजेंडा 21 जैसे प्रोग्राम को बनाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दें। बेसिकली इन चीजों इसमें 2 से 3 चीजों को केंद्रित किया गया था। सबसे पहला था इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना, जो हर कंट्री अपने कंडीशंस के हिसाब से अपने टाइम पीरियड के हिसाब से अवेलेबल कराएगी। दूसरा, संक्रामक रोगों से अपने देश के लोगों को कैसे बचाया सके, एक उस पर अच्छा मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, या यूं बोले तो वैश्विक स्तर पर जितनी भी महामारियां आती हैं या रोग आते हैं उनसे कैसे बचाया जा सके उस पर कार्य योजना बनाया जाना। और तीसरा था गरीबी को मिटाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। गरीबी कम करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बेसिकली ये 2 से 3 पॉइंट इसमें मेंशन थे एजेंडा 21 को, जो कहाँ लेके आ गए, रियो डी जेनेरियो समिट में शामिल किए गए। और बेसिकली 2 चीजों पर ध्यान दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे और एक एजेंडा 21 में, जिसमें बेसिकली हर कंट्री अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार करेगी। रोगों पर नियंत्रण पाना है, गरीबी को कम करना है और सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देना है। अब सुनो, इसका एक मेन सेंट्रलाइजेशन एक और था, जिसका सबसे मेन मुद्दा था रियो डी जेनेरियो समिट का इन्वायरमेंट हेल्थ पे। अब इन्वायरमेंट हेल्थ क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बात कही गई थी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज रिजर्व हैं उनको इस प्रकार से यूज करना है या यूटिलाइजेशन करना है इतनी अच्छी या फिर बेहतर टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसका दुष्प्रभाव हमारे सामाजिक आर्थिक विकास पर भी कम पड़े या फिर दूसरा पर्यावरण पर भी कम पड़े। तो एक बात याद रखना, इन्वायरमेंट हेल्थ के अंदर ऐसा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सोसाइटी के लिए किया जाएगा या सोसाइटी के किन्हीं कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है या गवर्नमेंट ऐसा करती है या कोई भी एनजीओ उन रिसोर्सेज का उपयोग करता है, तो उन रिसोर्स का उपयोग ऐसे करना है ताकि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या को भी हल किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को भी हल किया जा सके, जैव विविधता पर भी कोई नुकसान ना हो, बल्कि जैव विविधता में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, इस पर भी ये समिट केंद्रित रही है। अब हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब आते हैं रिसोर्सेज की प्लानिंग पे। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो बेसिकली हमें इसमें रिसोर्सेज के नियोजन के बारे में पढ़ना है कि जो भी संसाधन या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उनको कैसे नियोजन करें जिससे वो समाज के एक व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक आसानी से प्रोवाइड हो जाए, समाज का हर व्यक्ति उन सबका लाभ ले सके, कोई भी समाज का या फिर किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति उस रिसोर्स से या उस रिसोर्स से होने वाले फायदे से प्रॉफिट से वंचित ना रहे या फिर दूर ना रहे। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति या समाज का प्रत्येक वर्ग या समुदाय सभी रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके, उनका लाभ ले सके, इसी चीज को हमें प्लान करना है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज में। आपने एक चीज देखी होगी कि भारत हमारा डाइवर्सिटी कंट्री है, भारत में विविधता बहुत बड़े स्तर पर देखी जाती है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज्यादा है, अच्छी मात्रा में पानी है उधर, बट उसका जो लेवल है या प्योरिटी का जो बात है बट वो वाली चीज वहां नहीं है। जैसे कि राजस्थान में हमारे पास है ना कई अच्छे खासे मिनरल्स हैं, बट उधर पानी की बहुत कमी है। लेह लद्दाख का पूरा रीजन देख लो, हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बट वहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी मिनरल्स या रिसोर्सेज कोई ज्यादा खास मात्रा में नहीं है।
तो हम अगर मिड इंडिया में आते हैं तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाली बेल्ट में कोल हो गया, आयरन हो गया, या फिर बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे रिसोर्सेज कई ज्यादा मात्रा में, बट मुंबई, बंगाल या फिर कर्नाटक में इन स्टेट्स की तुलना में यहाँ पे रिसोर्सेज कम है। तो वही आपने एक चीज और देखी होगी कि जितने भी स्टेट्स हैं जहां रिसोर्सेज की कमी है बट वो आर्थिक कंडीशन में बहुत अच्छे हैं, या फिर वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छी है। दूसरा, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं बट उनका यूटिलाइजेशन या वहां पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का नहीं है जिससे वहां के रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, ताकि सभी स्टेट्स में रिसोर्सेज भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाए, उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ जाए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा सके, और सभी चीजों को बैलेंस करते हुए अपने रिसोर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसी चीज को हमें प्लान करना है अपने रिसोर्स में। बंद कर दो। तो बेसिकली हमने समझा कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, और इसको करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जितने भी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में है, या फिर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कुछ स्टेटों में ज़्यादा हैं, या कुछ स्टेट्स में उनकी जो क्वालिटी है और उनकी क्वांटिटी है, उनके स्टैंडर्ड्स में, उनके लेवल में जो फ़र्क है, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा उनको, और एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी कि वो रिसोर्स किस जगह तक फैला हुआ है या कहां तक उनकी अवेलेबिलिटी हम अवेलेबल करा सकते हैं। दूसरा, मैपिंग करनी पड़ेगी। तीसरा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हमें गवर्नमेंट के साथ में या फिर कोई कंपनी या फिर कोई एनजीओ या फिर कोई संस्था जो रिसोर्स प्लानिंग का काम इंडिया में कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं या गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके बीच में बैलेंस यानी कि समन्वय बना के रखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट और वो संस्थाएं जिनके द्वारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाना है या फिर उनको मॉडिफाई करके सोसाइटी को सर्व किया जाना है, उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। इसको बैलेंस करते हुए हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और उस संस्था के बीच में बैलेंस कैसा है, उन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। ये सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशनल बैलेंस होना चाहिए। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग और कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास रिजर्व है, हमें उनको कंजर्वेशन के माध्यम से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी या फिर बहुत ज्यादा है तो उसका दोहन या फिर उसका जो यूज है हमने अत्यधिक कर दिया, बाद में जाके हम पॉल्यूशन या फिर कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको एक बैलेंस में रहते हुए हर एक रिसोर्स को यूज करना है और उसको प्रोवाइड सोसाइटी को सर्व कराना है। तो यूज इन बैलेंस। अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्स की प्लानिंग है उसमें एक तो मेन इंपोर्टेंट है, उनको सबसे पहले आइडेंटिटी करना है, उनको एक पेपर लिस्ट बना के तैयार करनी है कि किस स्टेट में कितने रिसोर्सेस हैं और कितनी उनकी अवेलेबिलिटी है। दूसरा, उनका मानचित्र बना लेना है। तीसरा सबसे अच्छा है कि गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन ग्रुप बनाकर रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने का काम करते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि हर रिसोर्स का एक बैलेंस में यूज हो सके। दूसरा, जिस भी स्टेट्स के पास में या जिस भी कंट्री के पास में जो भी रिसोर्स है उसका उतना ही यूज करना है जितना उस सोसाइटी को जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर यूज करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पॉल्यूशन पे, क्लाइमेट चेंज पे और ग्लोबल वार्मिंग पे अफेक्ट डालेगा। इस चीज को बैलेंस करने के लिए या फिर इन सब का दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हमको जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस में यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इनकी फिलहाल क्या कंडीशन है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बात नोटिस करो कि जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास में रिसोर्सेस हैं वो कंट्री आर्थिक रूप से संपन्न होगी या फिर टेक्नोलॉजी में कई देशों की तुलना में आगे होगी, बट ऐसा नहीं है।
हमारे इंडिया कंट्री में मिडाइवल पीरियड में क्या हुआ, कई सारे विदेशी यात्री भारत आए और बेसिकली वो भारत आने का उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि भारत में जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको रिजर्व करना या उनको किसी भी प्रकार से अपने हाथ में लेना, अपने घर या अपने विदेश में या जहां से भी वो आए थे अपने देश ले जाना, उनको इस प्रकार यूटिलाइज करना कि हमारी कंट्री को या हमारी सोसाइटी को उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड हो सके। जैसे कि सी मार्ग से एक बार अपने वास्को डी गामा आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच आई, डच आई, कई सारी कंपनियां इंडिया में आई और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको कंजर्व करो, रिजर्व करो, अपने कंट्री ले जाओ, हमारी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये बात पक्की है कि हमारे इंडिया में रिसोर्स बहुत लंबे टाइम से रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन हमारे कारण नहीं हुआ, हमारे द्वारा नहीं हुआ। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन फंडा ये था, एक तो हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा हाई नहीं थी मिडाइवल पीरियड में और ना ही वो चीज़ आज है हमारे सामने। तो आज के टाइम में जब आज़ाद भारत की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका एक पैटर्न बना के, मैपिंग बना के, अच्छी से अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर उनको अच्छे से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपनी सोसाइटी को सर्व करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाना और अपनी एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकना, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाना जिससे हमारा लेबर वर्क कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले और मशीनों से जोखिमपूर्ण काम कराए जा सकें जिससे हमारे पास मानव संसाधन अच्छी मात्रा में बना रहे। तो यही सारी चीज़ें इंडिया के संदर्भ में भी लागू होती हैं और मुझे लगता है कि रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया के अंदर यही सारी चीज़ें होनी चाहिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अब एक मुद्दा और आता है कि अगर आपके पास रिसोर्स हैं तो आप उनका यूटिलाइजेशन या फिर उनको कंज्यूम या फिर उनको यूज़ कैसे करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इस टॉपिक की कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि संसाधनों का संरक्षण। अब मेरी बात सुनो ठीक। संसाधनों का संरक्षण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान के चलो हमारे पास कोयला अच्छी मात्रा में है या फिर पेट्रोलियम अच्छी मात्रा में, क्या हो हम उसको केवल एक ही टाइम पीरियड में यूज़ करके ख़त्म कर दें तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। और क्या पता हमने उसको एक ही जनरेशन में ख़त्म कर दिया तो उसके दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पर कुछ ऐसे पकड़े या इस प्रकार पड़े जिससे आने वाले टाइम में कुछ बीमारियां हमारे समाज में आ जाएं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपका कोविड-19 है जो बेसिकली चाइना के द्वारा फैलाया गया या फिर चाइना से स्प्रेड हुआ, किसी कारण से हुआ। तो हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इसलिए करके रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा प्रोग्राम जिसका हमने अभी जिक्र किया उसका मेन मोटिव यही था कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करो, उनको इस प्रकार अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ करो कि उसका दुष्प्रभाव ना हमारे पर्यावरण पर पड़े, ना ग्लोबल वार्मिंग और ना जलवायु परिवर्तन पर। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास को हानि ना पहुंचे, हमारी जनरेशन उससे अच्छे प्रॉफिट ले पाए। दूसरा, आने वाली जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमारे रिसोर्सेज कंजर्व रहें ताकि उनका वो बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। तो बेसिकली इतना ही था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। इसमें सबसे पहले जो बात निकल के आती है वो आती है 1968 में। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहली रिसोर्स कंजर्वेशन पर जो समिट होती है वो होती है 1968 में हाउस ऑफ क्लब के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ये एक संस्था है वैश्विक स्तर की जिसने सबसे पहले रिसोर्स के कंजर्वेशन पर बात करी, जिसमें 1968 में समिट हुई। फिर बीच में एक बुक भी आती है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बेसिकली एक बुक है जिसमें रिसोर्स के कंजर्वेशन पर फोकस किया गया है और महात्मा गांधी जी ने, हमारे जो नेशनल फादर कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि पृथ्वी के पास हर वो चीज है जिससे सभी व्यक्तियों की पूर्ति की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं। तो बेसिकली उनका जो सिद्धांत था, उनका जो थॉट था कंजर्वेशन को लेके, वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल फिल्म बुक में अच्छे से जिक्र किया गया है। और सबसे अच्छी बात, अभी तक की जो लेटेस्ट समिट हुई है वो रियो डी जेनेरियो 1992, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब लाया गया था, उसमें कंजर्वेशन के ऊपर बहुत अच्छे से बात की गई है।
तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने रिसोर्स के टाइप्स, उनको कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया, डेवलपमेंट पढ़ा, उनका प्लानिंग पढ़ी, इंडिया को लेकर थोड़ी सी बात हुई, और रिसोर्स कंजर्वेशन पर जो इंपोर्टेंट थिंग थी, जितना आपके काम का था, मुझे लगता है ये वीडियो अब सफिशियंट है। इस फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है लैंड रिसोर्स, हम जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।